साथियों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? भारत की राज व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन हर दिन होते हैं साथियों। इतने सारे परिवर्तन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में होते रहते हैं कि यही कारण था कि आप लोगों के बीच में आए हैं, लाइव लेकर आए हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस साथियों। और जैसा आपको बताया गया, बार बार बताया गया है, ये क्लासेस स्पेशल है, ये क्लासेस एडिशनल है। और इसके पीछे कारण क्या है साथियों? पॉलिटी चूंकि वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट है, हर विषय का अपना एक सुंदर पक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत की राज व्यवस्था भी इतना गतिशील है, इतना परिवर्तन है कि उसमें आपको लगातार अपडेट रहने की आवश्यकता होती है साथियों। चूंकि आपके पास ऑलरेडी पॉलिटी से संबंधित रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपने बहुत कुछ पॉलिटी के बारे में पढ़ रखा है, हम उसमें कुछ एडिशनल कुछ और चीजें जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा साथियों, ये एडिशनल है, स्पेशल है। तो सभी साथियों गुड मॉर्निंग। संडे स्लो है, यस यस, ऑब्वियसली ये संडे का ही शो है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। भारत के विभिन्न भागों से जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का अभिवादन है, उन सभी का वंदन है, सभी का स्वागत है। और हम पॉलिटी पर, राज व्यवस्था पर साथियों बात करने वाले हैं। बात अपनी प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें बता दूं जो ध्यान रखने वाली हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इन क्लासेस के संदर्भ में हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहे साथियों। ध्यान रखिएगा, मैंने प्रारंभ में ही बोल दिया है, प्रारंभ में ही मैंने बोल दिया है कि ये एडिशनल है, ये स्पेशल क्लास है साथियों। क्या करने वाले हैं हम इन क्लासेस में? इन क्लासेस में आप लोगों से बातचीत होगी, आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक आपके थंबनेल जब आप देखोगे तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम अगली क्लास में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लाइव क्लास है साथियों, लाइव क्लास है। लाइव क्लास का मतलब है कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछोगे, जो प्रश्न मेरे सामने रखोगे, उसके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। पहली खासियत इसकी ये है। दूसरी बात साथियों, चूंकि मैंने कहा पॉलिटी बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसलिए आपको आसपास जो घटना घटित हो रही है, देश विदेश में जो घटनाएं पॉलिटी से संबंधित जो घटनाएं घटित हो रही है, उससे भी आपको लगातार अपडेट करवाया जाएगा। ये उसकी दूसरी विशेषता है साथियों। तीसरी विशेषता क्या है? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सभी का नमस्कार। अब आ जाइए, अभिवादन से बाहर निकलकर क्लास से जुड़ जाइए साथियों। तीसरी विशेषता इसकी जो है, एक भी ऐसी क्लास नहीं होगी, आज तो इंट्रोडक्टरी है, परिचयात्मक क्लास है, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें साथियों आपको प्रीवियस पेपर, जो पुराने जो पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स में पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा गया, चाहे बिहार पीएससी में हुआ हो, चाहे यूपी पीएससी में हुआ हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में कहीं हुआ हो, असिस्टेंट कमांडर के पेपर में कई प्रश्न पूछा हो, सीडीएस में कई प्रश्न पूछा हो, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस आयोग द्वारा, कमीशन द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती है, उन परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस पेपर्स पर भी साथ साथ में चर्चा करेंगे साथियों। इसकी ये तीसरी विशेषता है। यस, ऑब्वियसली यूपीएसआई पर भी चर्चा करनी है। यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बिहार, पूरे भारत के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। और ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो एग्जाम करवाया गया है और पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम जरूर बात करेंगे साथियों। इसकी चौथी और जो अंतिम विशेषता है, जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। जो परीक्षाएं आने वाली है, उनमें क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये तो है चार मुख्य बातें जो पॉलिटी के संदर्भ में है साथियों। आपको पहले भी बताया होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं साथियों, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन ये क्लासेस चलेगी, लाइव चलेगी, आप लोगों से लगातार बातचीत करते हुए क्लासेस चलेगी। सैटरडे को आपको अपना पढ़ाई करनी है, अपना रिवीजन करना है, और हर संडे को आपके लिए टेस्ट होने वाला है साथियों। ये इसकी विशेषता है। और टेस्ट किसका? टेस्ट जो अब तक आपने पढ़ा है उस विषय पर टेस्ट होगा, लगातार टेस्ट होगा, और हर संडे को टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात है,
इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात है, इससे आपको रैंक मालूम पड़ेगी। ये एक तरह से ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट आप कह सकते हैं साथियों। यस यस, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मालूम पड़ेगी कि इस टेस्ट के बाद में आपकी क्या रैंक रह रही है। तो ये एक नए सिरे से है, एक एडिशनल है, ये स्पेशल क्लासेस है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इन क्लासेस से बहुत आनंद आने वाला। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को जो ये वीडियोस उपलब्ध पहले से जो करवा रखे हैं ऐप में, उनको पढ़ने और इसके बाद में इस क्लास को पढ़ने के बाद आप लोगों की पॉलिटी के सारे डायमेंशन क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये लाइव है और साथ ही साथ साथियों ये संवाद है। आप लोगों के साथ लगातार बातचीत होगी। आप अपने प्रश्न पूछेगा, आप खुद तैयारी करके आएगा, आप वीडियो देख के आइएगा, पहले जो उपलब्ध वीडियोस है उनको देख के आइएगा, फिर प्रश्न पूछेगा, बड़ा आनंद आएगा और आप लोगों के साथ बातचीत करने में आनंद आने वाला है। तो सभी साथियों को बहुत सारा नमस्कार। यूपी वालों, बिहार वालों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे लगातार आपके मैसेज दिख रहे हैं। यस ऑब्वियसली सब कुछ शेड्यूल में बता रखा है साथियों, अलग अलग विषय की क्लासेस है। फिलहाल मैं चूंकि पॉलिटी की बात कर रहा हूं, एक मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उसका मैं जवाब दे देता हूं। मित्र कह रहे सर कैसा सिलेबस पढ़ाएंगे? तो साथियों ये कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस का मतलब है कि हमने हिंदुस्तान भर में जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सब का सिलेबस पहले टेबल पर रखा साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनका सिलेबस टेबल पर रखा, टेबल पर सिलेबस रखने के बाद उनमें से कॉमन सिलेबस हमने तैयार किया है। हो सकता है, ध्यान से सुने मेरे मित्र, हो सकता है कि कुछ एक आध टॉपिक, दो टॉपिक ऐसे हो जो पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हो सकता है उनके सिलेबस में नहीं हो। ये कॉमन सिलेबस है, वापस ध्यान से सुनिएगा, ये कॉमन सिलेबस है जो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो एग्जाम करवाती है उनके टेबल पर सारे पाठ्यक्रम रखे और उसके बाद में हमने कॉमन सिलेबस तैयार किया है। तो जो मेरे मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं उनका मैंने जवाब दे दिया। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। 6 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। ऑब्वियसली राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस का जो एग्जाम होता है वो इससे कवर होगा। आरपीएससी जो एसआई का एग्जाम करवाती है वो इससे कवर होगा। अभी जो सुबह मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूं उसके अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं साथियों, इसमें यूपीपीएससी वाले एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी इससे क्लियर होंगे। एसआई यूपी का जो है वो इसका क्लियर होगा। जो मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि यूपी एसआई का क्या होगा, इससे क्लियर होगा साथियों। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये जितने भी जो एग्जाम्स है ये सारे कवर होने वाले हैं साथियों। तो आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। अब मुझे लगता है कि अपने को बात शुरू कर देनी चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करेंगे। यस, आप जो कह रहे हैं, यस इस बार हम लोग लिखेंगे भी। आप अपनी कलम को तैयार रखिएगा, साथियों। इस बार हम लिखने वाले भी हैं, क्योंकि आपको देखिए साथियों, एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि आईएएस के लिए। यस साथियों, ये जो स्पेशल क्लास है, ये जो एडिशनल क्लास है, इस एडिशनल क्लास में आईएएस का पूरा जो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कवर होने वाला है। ये बहुत हमने मेहनत करी, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी के कॉमन सिलेबस बनाया है, इसलिए आप इसके बारे में चिंता मत कीजिएगा सभी साथियों। क्या बात है, सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे शब्द आप प्रयुक्त कर रहे हैं पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मैं आपका आभारी हूं। यस, हाँ भानु जी कह रहे हैं नोट्स लिखवा देना। यस दोस्तों, इस बार बहुत धीमी धीमी गति से पढ़ेंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे, आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। यस, जो मित्र पूछ रहे हैं पटवारी ग्राम सेवक का क्या होगा, चिंता मत कीजिए। एक क्लास 2 चरणों में, एक क्लास सुबह होगी, एक क्लास शाम को होगी। तो पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, रीट वाले जो हमारे मित्र कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए। शाम को जब आप लोगों से रूबरू होंगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। ये जो क्लास है, मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स के नाम ले लिए हैं, उनके हिसाब से है साथियों। तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से पहले 10 मिनट में मैंने क्लियर कर लिया है। अब मुझे लगता है कि अब अपने को बात करनी चाहिए साथियों। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हाँ लिखेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज? देखिए साथियों, मैंने पहले से स्पष्ट कर दिया कि हमने कॉमन सिलेबस बनाया है।
तो कॉमन सिलेबस में आज हम वो बात पढ़ने वाले हैं जो हो सकता है कि हमारे कई सारे मित्रों को लगे कि सर ये तो टॉपिक कहीं सिलेबस में दिखाई देता ही नहीं है। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवधारणा पढ़ने वाले। इसके अंतर्गत संविधान क्या है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, सिविल सर्विस में प्रश्न पूछे गए, यूपीपीएससी में प्रश्न पूछे गए। इस बार की क्लास में आपको ईयर समेत बताएंगे कि वर्ष 2010 के फला एग्जाम में फला रिक्रूटमेंट एजेंसी ने क्या प्रश्न पूछा साथियों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम आज संविधान की अवधारणा पढ़ना चाहते हैं। संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान का अर्थ क्या है, एक, संविधान क्यों होना चाहिए, दो, संविधान के प्रकार क्या है, तीन, और चौथी बात पढ़ेंगे संविधानवाद, क्योंकि कई बार संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है, इस प्रकार के अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं मान के चल रहा हूं कि आप तैयार हैं। आप लेवल की चिंता मत कीजिएगा, लेवल हाई ही रहेगा। कई सारे मित्र कह रहे सर लेवल हाई रखिएगा। ऑब्वियसली हम लेवल हाई ही रखेंगे साथियों। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान क्यों, संविधान क्या, संविधान के प्रकार और संविधानवाद। ये चार बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं पहले से लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। संविधान क्यों होना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। दूसरा, संविधान क्या है, इस प्रश्न का भी जवाब मिलेगा। तीसरा साथियों, संविधान के प्रकार, कई प्रकारों की बात करते हैं, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। और चौथी बात, संविधानवाद क्या है, संविधानवाद, क्योंकि हम लोग पूरा संविधान पढ़ लेते हैं साथियों और संविधान व संविधानवाद में अंतर नहीं देख पाते। तो आज हम इन चार मुद्दों को टच करने वाले हैं। ऐसे मेरे मित्र जो पहली बार जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम संविधान पर बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले जहां से हम अपनी बात का प्रारंभ करते हैं वो है राज्य, स्टेट। क्या है? राज्य। राज्य पर चर्चा करने से पहले तीन शब्दों से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। एक है राज्य, दूसरा है देश और एक है राष्ट्र। राज्य क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आपके प्रश्नों को भी लेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके भी जवाब मिलेंगे साथियों। पहले इसको देखिएगा, राज्य, देश और राष्ट्र, इन तीनों शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हमारे ऐसे मित्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जानते हैं, राज्य के लिए हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं, देश के लिए हम लोग कंट्री शब्द का प्रयोग करते हैं और राष्ट्र के लिए हम लोग नेशन शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। ये तीनों भले ही पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं, लेकिन ये तीनों शब्द जो है अलग अलग है। पहले देश, राष्ट्र और राज्य का क्या अंतर है वो देख लेते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे संविधान क्या है। पहले मैं बात करता हूं साथियों देश के बारे में। जब देश शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप अक्सर जानते हैं, हमारे यूपी वाले जो मित्र हैं वो मेरे से बात से सहमत होंगे, अक्सर हम लोग बात का प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं देश काल के अनुसार। साथियों, देश जो शब्द है वो जगह को यानी स्पेस को रिफ्लेक्ट करता है। देश जो शब्द है वो एक जियोग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक शब्द है देश। ध्यान रखिएगा, देश शब्द का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं साथियों, तो इसका मतलब है हम किसी एक विशेष टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। जियोग्राफी के विद्यार्थी, जियोग्राफी के टीचर अगर किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो देश शब्द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं साथियों,
जियोग्राफी यानी भूगोल में जगह स्थान के बारे में तो पढ़ा जाता है। तो जियोग्राफी के लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देश। और देश का मतलब साथियों किससे है? जगह से है, स्थान से है, किसी एक विशेष टुकड़े से है। ये तो हुआ देश। साथियों राष्ट्र का क्या मतलब है? नेशन शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? राष्ट्र का मतलब, आजकल एक बहस भी चल रही है, राष्ट्र का मतलब ये होता है साथियों कि जब एक प्रकार के लोग, एक विशेष संस्कृति के लोग एक साथ में जब रहते हैं तो उस विशेष संस्कृति के लोगों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। एक प्रकार के लोगों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। उनकी एक भाषा हो सकती है, उनकी एक बोली हो सकती है, उनका एक प्रकार का कल्चर हो सकता है। तो एक प्रकार के जब लोग एक साथ में जब रहते हैं तो उस विशेष संस्कृति के लोगों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों वह होता है राष्ट्र। ये एक विशेष भाषा के आधार पर हो सकता है, वेशभूषा के आधार पर हो सकता है, उनके वेशभूषा के बाद में खाने के आधार, भोजन के आधार पर हो सकता है, उनकी कल्चर के आधार पर हो सकता है। तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है। सोशियोलॉजी वाले जो हैं वो कभी भी देश शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों। सोशियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो कभी भी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो राष्ट्र है, और राष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है साथियों। हम आम बोलचाल की भाषा में इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची शब्द के रूप में ही प्रयुक्त कर रहे हैं। साथियों हम जिस शब्द के बारे में बात करना चाहते हैं वह है राज्य। देश और राष्ट्र से किस तरह से राज्य अलग है उसको जरा देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्य क्या है तो हम आम बोलचाल की भाषा में तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका राज्य कौन सा है तो हम कहते हैं यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। साथियों आप हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ये राज्य नहीं है, ये सब प्रांत है, प्रोविंस है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ये राज्य नहीं है साथियों, ये सब क्या है? प्रांत है, प्रोविंसेस है। ठीक है, तो फिर राज्य क्या है? राज्य क्या है? यहीं से अपनी बात को आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद में हम साथियों पढ़ेंगे संविधान क्या है। एक मित्र पूछ रहे हैं सर क्लास कितनी चलेगी? क्लास साथियों जो आपका सिलेबस है, कॉमन सिलेबस, मैंने कहा ना सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज का सिलेबस रख दिया है, सामने रख दिया है। मुझे लग रहा है कि लगभग 90 से 100 घंटे तक आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, और आप प्रश्न आप पूछते रहिएगा। हाँ, कई मित्र कह रहे हैं सर आप लिखोगे? अरे हाँ लिखवाएंगे, इस बार लिखवाएंगे, क्योंकि अभी तक तो बात समझाने की है। अब आते हैं साथियों राज्य पर। राज्य क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे विधि यानी लॉ हो, इन तीनों डिसिप्लिन में राज्य शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, हमारे लिए वो प्रांत है। राज्य शब्द का प्रयोग जब किसी के लिए किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जरा देखिएगा, राज्य वह है जिसमें 4 बातें होती हैं साथियों। 4 बातें कौन कौन सी होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है साथियों, निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग। देखिए निश्चित भूभाग वाली बात, ज्योग्राफी वाली बात आ गई है, आप थोड़ा देखते रहिएगा। राज्य वह है जिसमें संप्रभुता होनी चाहिए, आज इस शब्द से भी रूबरू होंगे, और राज्य वह है जिसमें सरकार होनी चाहिए। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनसंख्या, लोगों के बिना किसी भी राज्य की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते साथियों। लोग तो होने ही चाहिए। लोगों के बिना, जनता के बिना, जन विहीन कोई राज्य नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का मतलब लोग हैं, पीपल है, राइट। निश्चित भूभाग, वो जो लोग हैं वो हवा में नहीं रह सकते, उसके लिए कोई टुकड़ा होना चाहिए जहां पर वो रहते हो। ये राज्य के लिए 2 आवश्यक चीजें हैं। लेकिन साथियों ये जो तीसरी बात है वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो है संप्रभुता। अब जो मेरे मित्र बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे मित्र यूपी के हैं, बिहार के हैं, या राजस्थान के हैं, या छत्तीसगढ़ के हैं, या जो बंगाल के हैं,
वो जो मुझसे अभी प्रश्न पूछ रहे थे, मैं देख रहा था, वो जो मेरे मित्र प्रश्न पूछ रहे थे मैं उसको देख रहा था। उन्होंने कहा सर यूपी हमारा राज्य क्यों नहीं है? इसका मैं जवाब दे रहा हूं साथियों। यूपी आपका राज्य क्यों नहीं है, इसका जवाब इस शब्द में निहित है, दैट इज संप्रभुता। अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेंटी। सॉवरेंटी साथियों, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। संप्रभुता का मतलब है कोई भी कार्य करने की पावर, यदि शक्ति आप में निहित है तो इसका सीधा सा मतलब है संप्रभु है आप सॉवरेन हैं। देखिए साथियों, यूपी में क्या होगा ये यूपी की सरकार तय नहीं करती है, यूपी भारत का एक भाग है। एमपी में क्या होगा ये एमपी की सरकार तय नहीं करती है, एमपी भारत का भाग है। छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, ये सब भारत के भाग है, भारत की सरकार तय करती है। संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी देश में क्या होगा, अभी मैं लिखवाऊंगा, एक मित्र ने कहा सर इसको लिखवा देना, अभी लिखवा रहे। किसी भी देश में क्या होगा उसका निर्धारण वह स्वयं करे, और कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ कैसे संबंध रखेगा इसका निर्धारण वह स्वयं करे तो उसे संप्रभुता कहते हैं। यह लिखवाना चाहूंगा जरूर ताकि मित्रों को मालूम पड़ सके। आप अपने पेन और कलम डायरी वगैरह साथ रखिएगा साथियों। राज्य के एक अनिवार्य तत्व के रूप में हम बात करना चाह रहे हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिएगा। संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ऐसे मित्र जो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से जुड़े हुए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या मुझसे पहली बार जो रूबरू हो रहे हैं साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप ये जो आज जो क्लास है, जो परिचयात्मक क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसको अगर आपने साथियों ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आगे आने वाले जो 90-100 घंटे हैं वो काफी आसान हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं क्योंकि पॉलिटी समझने के लिए पहली जो क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आप कलम रखिएगा, नोट जरूर बनाइएगा साथियों। संप्रभुता दो प्रकार की होती है। पहली बात, संप्रभुता दो प्रकार की, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कॉमन सिलेबस में हमको यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ना है। इस कॉमन सिलेबस में हमको भारत की विदेश नीति भी पढ़नी है। इस कॉमन सिलेबस में भारत के पड़ोसी देशों के साथ हम संबंध कैसे हैं वो भी पढ़ने हैं साथियों। इसलिए संप्रभुता शब्द से परिचय होना बहुत जरूरी है साथियों। संप्रभुता दो प्रकार की, एक आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक, दूसरी साथियों बाह्य संप्रभुता। बहुत ध्यान से समझिएगा। आंतरिक संप्रभुता, किसी भी देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण यदि कोई देश स्वयं करता है तो इसका मतलब है वो आंतरिक रूप से संप्रभु है। जैसे भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है, भारत में CAA को लेकर एक आंदोलन हुआ, भारत में सरकार कई प्रकार की नीतियां, योजनाएं बनाती है, भारत सरकार ये खुद कानून बनाती है। किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हमको पसंद नहीं है। अगर कोई दूसरा देश हमारे इन मामलों में हस्तक्षेप करता है तो इसका सीधा सा मतलब है हम आंतरिक रूप से संप्रभु नहीं है। भारत के नागरिकों को कितने अधिकार मिलेंगे? भारत के नागरिकों को अधिकार अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उनके शिकायत निवारण का तंत्र क्या होगा? इन सब का विकास हमको खुद को करना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आंतरिक रूप से संप्रभु है। तो आंतरिक संप्रभुता में आप क्या लिखेंगे? आंतरिक संप्रभुता में आप क्या लिखेंगे? देश के भीतर क्या होगा, देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण यदि कोई देश स्वयं करता है तो फिर हम उसे राज्य कहेंगे, नहीं तो वो देश ही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण वो खुद करता है तो वो राज्य है साथियों। वो राज्य इसलिए है क्योंकि राज्य के लिए संप्रभुता बहुत जरूरी है। देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण, लिख दीजिएगा, इसका निर्धारण स्वयं करना,
इसका निर्धारण स्वयं करना क्या कहलाती है साथियों? आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। आंतरिक संप्रभुता कहलाती है साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरनल सॉवरेंटी, देयर इज टू टाइप ऑफ द सॉवरेंटी। फर्स्ट इज इंटरनल, यानी देश के भीतर क्या होगा, और अब बात करते हैं बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का क्या मतलब है साथियों? कोई भी देश अन्य देशों के साथ संबंध कैसे रखेगा। पहला महत्वपूर्ण एलिमेंट, दोनों बातें मैं लिखवाऊंगा। कोई भी देश अन्य देशों के साथ संबंध कैसे रखेगा, इसका निर्धारण वह स्वयं करता है। और कोई भी देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कैसा संबंध रखेगा, इसका निर्धारण वह खुद करता है, वह स्वयं करता है। तो वह बाह्य संप्रभु है। आप मुझे कहेंगे थोड़ा समझाइए। तो साथियों, भारत का अमेरिका के साथ संबंध कैसा होगा, भारत का चाइना के साथ संबंध कैसा होगा, नेपाल, भूटान या अन्य देश के साथ संबंध कैसा होगा, इसका निर्धारण हम खुद कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है हम बाह्य रूप से संप्रभु है। एक मित्र ने पूछा, बाहर के देश से कोई भी दबाव नहीं। यस, ऑब्वियसली, अगर साथियों पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी है, ये हम पर अगर अमेरिका दबाव डालता है और हम अमेरिका के दबाव में अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, इसका निर्णय लेते हैं, तो फिर सीधी सी बात है हम बाह्य रूप से संप्रभु नहीं है। तो लिखवा देता हूं। बाह्य रूप से संप्रभुता के दो एलिमेंट साथियों। नंबर ए लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? अभी मैं बोर्ड पे भी लिखने वाला हूं। लिखिएगा साथियों, अन्य देशों के साथ, ऐसा लिखें, अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण, अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण स्वयं करना। अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण स्वयं करना, ये बाह्य संप्रभुता कहलाती है साथियों। तो मेरे ऐसे मित्र, ये क्लास 1.5 घंटे चलेगी जो पूछ रहे हैं। रोजाना सुबह की जो क्लास है वो 7:30 बजे से लगाकर 9 बजे तक चलेगी, 1.5 घंटे चलेगी और आपके सारे प्रश्नों का स्वागत रहेगा। एक मित्र पूछ रहे हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं साथियों, किसी भी देश को राज्य बनाने के लिए जो सबसे अनिवार्य जो तत्व है, दैट इज संप्रभुता, दैट इज सॉवरेंटी। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य हो ही नहीं सकता। राज्य की आत्मा संप्रभुता है। किसी भी देश को राज्य बनाने के लिए संप्रभुता बहुत जरूरी है। और ये जो संप्रभुता है, ये संप्रभुता दो प्रकार की है, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। आंतरिक मैंने कहा देश के भीतर क्या होगा। अगर कोई बाहर की एजेंसी, बाहर की कोई संस्था या अन्य देश ये कहे कि भारत में ये होना चाहिए, भारत में वो होना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है हम संप्रभु नहीं है। और हम संप्रभु नहीं है साथियों, तो इसका मतलब है हम राज्य शब्द की परिभाषा को भी पूरा नहीं कर पा रहे, ऐसा मैंने आपसे कहा। ठीक। दूसरा है बाह्य। बाह्य का मतलब है आप अपने संबंधों का, अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण कैसे करते हैं। इसका एक पहला एलिमेंट मैंने बताया साथियों, अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण स्वयं करना। एक मित्र ने कहा, अभी मुझे दिखाई दे रहा है, एक मित्र कह रहे हैं सर ईरान के साथ हमारे जो संबंध है उसको अमेरिका निर्धारण कर रहा है। अगर ऐसा है तो प्रैक्टिकली ये संप्रभुता नहीं कहलेंगे, ये तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया साथियों। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाह्य संप्रभुता का दूसरा जो एलिमेंट है वो भी देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा साथियों। दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। अब देखिए साथियों, चूंकि मैंने आपको पहले भी कह दिया, फिर कह देता हूं, ये कॉमन सिलेबस है, ये सिविल सर्विस के लिए है, विभिन्न राज्यों के स्टेट पीएससी के लिए है, विभिन्न राज्यों में सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स है उसके लिए है, असिस्टेंट कमांडर में पॉलिटी के जो प्रश्न आते हैं उनके लिए है।
और कॉमन सिलेबस होने की वजह से आपको पहले से बता देता हूं, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ना पड़ेगा, यूएनओ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध क्या है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और भारत की विदेश नीति भी पढ़नी पड़ेगी साथियों, क्योंकि पॉलिटी के अंतर्गत, कॉमन सिलेबस के अंतर्गत हमने ये भी बातें शामिल की है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई मुद्दा आता है, कोई विषय अगर आता है, तो उस संदर्भ में हम किस तरह से निर्णय लेते हैं, इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं साथियों। तो इसका मतलब हम संप्रभु हैं। एक मित्र ने पूछा कि हमारे ऊपर अमेरिका बहुत दबाव डालता है। साथियों, जमाना गया, अब अमेरिका हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल पाता है। अब हम दुनिया के देशों की विदेश नीतियों तक को प्रभावित करने की पोजीशन में हम आ गए हैं साथियों। तो इसका बात को ध्यान रखिएगा। संप्रभुता दो प्रकार, आंतरिक व बाह्य, ये ठीक याद रखिएगा। किसी भी देश को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के टुकड़े को अगर आप राज्य कहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अनिवार्य जो तत्व है साथियों, वो क्या है? संप्रभुता है। हो सकता है दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश आपको देश के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस की राज्य की परिभाषा में नहीं आते होंगे। इसलिए नहीं आते होंगे क्योंकि वो संप्रभु नहीं है। इसको समझने के लिए खुद अपने घर के मालिक फील करके करें तो अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसा है। क्या बात है, वीरेंद्र जी ने एकदम बहुत सही बात कही है, बड़ा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। आपके घर में क्या होगा, शाम को सब्जी कौन सी बनेगी, अगर पड़ोसी तय करता है तो इसका मतलब है हम अपने घर में संप्रभु नहीं है। और आपके घर पे कोई कार्ड आता है विवाह का या कहीं से इनविटेशन आता है, आप वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर आपका पड़ोसी तय करता है या आपके मामा या फूफा जी तय करते हैं तो सीधा सा मतलब है साथियों, हम संप्रभु नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे चले आप लोग, आपने नोट डाउन भी किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं साथियों। राज्य में चौथा जो तत्व है वह है सरकार, यानी गवर्नमेंट। अब देखिए, हमारे ऐसे मित्र, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे ऐसे मित्र जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक शब्द लिखा है गवर्नमेंट, कई सारे शब्द हैं, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गवर्नेबिलिटी, आप समझ रहे हैं, 3 शब्द हैं, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गवर्नेबिलिटी। ऐसे प्रश्न आते हैं, मेंस में आते हैं, हालांकि हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये शब्द बहुत, इसलिए तो मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, जितना ढंग से आप अभी वक्त देंगे उतना अपने को आगे आने वाले क्लासेस में साथियों फायदा होने वाला है। नाउ प्रश्न ये है, सरकार क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? सरकार क्या है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है साथियों। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यस, सर फिर जम्मू कश्मीर पर दूसरे देश दबाव क्यों डालते हैं? तो जम्मू कश्मीर पर दूसरे देश दबाव डालते तो हमने कौन सा मान लिया है? हम तो अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पॉलिसी अपना रखी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के संदर्भ में अनुच्छेद 370 था, उसका अधिकांश भाग हमने समाप्त कर दिया, हमने संसद के माध्यम से इसको समाप्त करवा दिया साथियों। क्या बिगाड़ लिया किसी देश ने? क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। हाँ, ठीक है कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ पर्यवेक्षकों को, ऑब्जर्वर को बुलाकर जम्मू कश्मीर की स्थिति बता दी, तो इससे संप्रभुता का कोई उल्लंघन नहीं है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या होगा इसका निर्धारण हमने खुद ने किया, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है, क्योंकि ये आंतरिक संप्रभुता है। नाउ राज कंवर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? सरकार क्या है? इस प्रश्न का जवाब मैं देने जा रहा हूं साथियों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सरकार यानी गवर्नमेंट। साथियों, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। पहले, राज्य जो है क्यों बनाया हमने? राज्य आपने क्यों बनाया? तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मित्र सिविल सर्विस में सपने देखते हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित है, साक्षात्कार वगैरह में पूछ लेते हैं, और पीटी में भी इस प्रकार के प्रश्नों के कम से कम जवाब तो अपने को आने चाहिए। राज्य का क्या निर्माण किया? साथियों, हम लोग पहले जब
प्राकृतिक अवस्था में जब रहते थे, प्राकृतिक अवस्था में जब हम लोग रहते थे, तो प्राकृतिक अवस्था क्या है? प्राकृतिक अवस्था का मतलब है साथियों, जब मानव सभ्यता पहली बार इस दुनिया में अस्तित्व में आई थी, उस समय किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था का मतलब यह था कि मनुष्य ने जैसे जन्म ले लिया, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम की वहां पर कोई चीज नहीं थी। मैं जन्म लिया, ए ने और जन्म लिया, बी ने और जन्म लिया, मुझे भूख लगी, मुझे कभी कोई आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने बी पर हमला किया, उसकी प्रॉपर्टीज छीन ली, उसकी संपत्ति ले ली, उसका भोजन ले लिया, उनकी स्त्रियों को ले लिया। इस प्रकार का जब सिस्टम था तब उसे हम लोग प्राकृतिक अवस्था कहते थे। इसी को समाज शास्त्र में कबीला कल्चर कहा जाता है साथियों, कबीला संस्कृति। क्या कहते हैं? कबीला संस्कृति। कबीला संस्कृति का क्या मतलब है? कबीला संस्कृति, अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो अक्सर इस प्रकार की बातें बताई जाती है कि कबीले होते थे पहले, एक बड़ा कबीला जिसके पास ज्यादा ताकत होती थी वो छोटे कबीले पर हमला करता था, कमजोर कबीले पर हमला करता था, उनकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, उनका स्त्रियां, उनका धन, उनका अन्न, सब कुछ छीन लेता था। उस प्रकार के कल्चर को हम कबीला कल्चर कहते हैं, जहां कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। इसको प्राकृतिक अवस्था कह सकते हैं, उसको आप कबीला कल्चर कह सकते हैं। साथियों, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में पता है इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए बताइए। यस, क्या बात है, ज्योति जी ने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, दैट इज मत्स्य न्याय। साथियों, पॉलिटिकल साइंस में इसे क्या कहा जाता है? मत्स्य न्याय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं जानबूझकर तो ये इस प्रकार के शब्द आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप कभी अपनी बात को कहें तो इतना डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शोषण करते थे, इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या बोलेंगे? एक शब्द बोलिएगा, मत्स्य न्याय, पूरी बात क्या हो जाएगी साथियों, समझ में आ जाएगी। यस एक मित्र कह रहे वीर मूवी में ऐसा ही था, तो एकदम सही कह रहे। कबीला संस्कृति, मत्स्य न्याय, प्राकृतिक अवस्था, तीनों एक ही बात है। साथियों, समाज के मौजिज लोग एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार से तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को मारते रहे, काटते रहे तो एक दिन हमारी ये जो सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या करें? व्यवस्था की स्थापना करें। और जैसे ही ये ख्याल आया, जैसे ये विचार आया कि व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं से नया कॉन्सेप्ट आया। क्या साथियों? राज्य। सुनिए, राज्य क्यों? इसका जवाब दे रहा हूं। राज्य की स्थापना क्यों की हमने, इसका जवाब दे रहा हूं। लिख लीजिएगा कलम से। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय समझते हैं ना? मत्स्य न्याय मतलब समुद्र में जब मछली को भूख लगती है, समुद्र में जब मछली को भूख लगती है तो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने लग जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं मत्स्य न्याय। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां कानून नाम की कोई अवस्था स्थिति ना हो, उसे हम लोग कहते हैं मत्स्य न्याय। तो प्राकृतिक अवस्था, मत्स्य न्याय की व्यवस्था को समाप्त कर, व्यवस्था को समाप्त कर, समाप्त कर विधि का शासन, ये भी एक अलग टर्म है, उस पर भी बात करेंगे। विधि का शासन स्थापित करने, विधि का शासन स्थापित करने तथा, ये सब लिखिएगा दोस्तों, तथा लोगों ने अपने कल्याण हेतु, लोगों ने अपने कल्याण हेतु जिस संस्था की स्थापना की साथियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो प्रश्न हमारा कहां से स्टार्ट हुआ साथियों? प्रश्न हमारा स्टार्ट हुआ सरकार क्या है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा सरकार क्या है साथियों, तो सरकार का अब जवाब आ रहा है। सरकार का जवाब ढूंढने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा साथियों, राज्य की स्थापना हमने क्यों की। हम प्राकृतिक जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करना चाहते थे, हम जो मत्स्य न्याय की जो व्यवस्था थी
उसको समाप्त करना चाहते थे। उसकी जगह पर विधि का शासन स्थापित करना चाहते थे। उसकी जगह पर कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उसकी जगह पर हम लोगों के कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इन उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने क्या की, राज्य की स्थापना की। क्या बात है, क्या बात है। एक मित्र हर्षित जी कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, मत्स्य न्याय का ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप ढूंढना चाहते हैं साथियों, तो जिन मित्रों ने कभी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है उन लोगों को मालूम होगा, पॉलिटिकल साइंस में राज्य की उत्पत्ति के जब हम सिद्धांत पढ़ाते हैं, ये मालूम होना चाहिए, खासकर जो सिविल सर्विस और स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। ये सब्जेक्ट की बात नहीं है साथियों, ये राजनीति विज्ञान की बात नहीं है। ऐसे प्रश्न पॉलिटी में भी पूछे जा सकते हैं। अंजू जी कह रहे हैं कि यूपीएससी में यस ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं साथियों। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग विद्यार्थियों को बहुत डिटेल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़ाते हैं साथियों। सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो हॉब्स लॉक रूसो ने दिया है। हॉब्स लॉक रूसो ने दिया साथियों। ये सिद्धांत यही तो कहता है कि लोगों ने जो प्राकृतिक अवस्था जो थी, मत्स्य जो न्याय था, उसको समाप्त करने के लिए सब लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक समझौता किया, और उसी समझौते के परिणाम स्वरूप हमारे सामने राज्य अस्तित्व में आया था। एकदम पूजा जी सही कह रहे हैं, हॉब्स लॉ नहीं लॉक है। हॉब्स, लॉक एंड रूसो, इन तीनों ने मिलकर सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया, जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये ध्यान रखिएगा, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंकित जी कह रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, ऑब्वियसली मैंने सारे शब्दों का प्रयोग किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस, एसआई, यूपीपीएससी द्वारा प्रशासनिक सेवा के लिए जो एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, एसआई, सिविल सर्विस, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों का कॉमन सिलेबस तैयार करके सुबह रोजाना 7:30 बजे से 9 बजे मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है। नोट्स आपको लिखने हैं, नोट्स आपको लिखने हैं। पीडीएफ नोट्स की नहीं मिलेगी साथियों, जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनकी पीडीएफ जरूर मिलेगी। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। अब सरकार क्या है, तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व, 4 तत्वों में से एक तत्व सरकार। तो प्रश्न अपना यह था कि सरकार क्या है। ठीक है सर, तो इसका जवाब सुन लीजिएगा। सरकार साथियों, जिसे अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकार एक टूल है, सरकार एक उपकरण है। किसका, ये सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। सरकार राज्य का उपकरण है, साधन है, राज्य का उपकरण है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर बता देता हूं साथियों। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है साथियों, लोक कल्याण का कार्य करता है। ठीक है साथियों, अब प्रश्न था सरकार क्या है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई। तो राज्य की उत्पत्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुई, राज्य की उत्पत्ति लोगों के कल्याण के लिए हुई। तो राज्य अगर लोगों का कल्याण करना चाहता है, राज्य यदि समाज में व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, तो राज्य जिसके माध्यम से यह कार्य करता है उसी का नाम है साथियों सरकार। सरकार किसका नाम है? सरकार एक ऐसा टूल है, सरकार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा राज्य लोगों के कल्याण का कार्य करता है। एक्चुअली में राज्य दिखाई नहीं देता है, स्टेट इज ए एब्स्ट्रैक्ट, राज्य एक अमूर्त संस्था है। आप चिंता मत कीजिए, संघीय सरकार भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी संघीय सरकार शब्द नहीं आया, आगे आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे। राज्य एक अमूर्त संस्था है, जो दिखाई देने वाली संस्था है वो है सरकार। राज्य पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के आगे रंगमंच पर जो संस्था दिखाई देती है
वही है सरकार। तो साथियों, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लिखना है भाई, लिखा दिया मैंने। सरकार राज्य का एक उपकरण है, सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। तो कॉन्सेप्ट को देखिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, कई मित्रों को ऐसा लग सकता है सर ये आज सुबह सुबह क्या, हमको तो अनुच्छेद बताओ ना, फला अनुच्छेद क्या है, फला अनुच्छेद क्या। अरे बात करेंगे साथियों, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर नहीं किया तो हम आगे वाली आने वाली बातों को ढंग से नहीं समझ पाएंगे साथियों। इसलिए सारी बातें बताई, आपने लिख दिया। सरकार क्या है, सरकार का मतलब समझ में आ गया। अब साथियों, सरकार का मतलब तो समझ में आ गया। सरकार लोगों के कल्याण का कार्य करती है, राज्य का एक टूल के रूप में कार्य करती है, वो भी समझ में आ गया। लेकिन सरकार कितने काम करती है, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक मेरे मित्र ने, पवन जी ने प्रश्न पूछा है, तो देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे भाई, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए देश की हमको आवश्यकता पड़ी, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहते हैं। अगर राज्य नहीं होता तो अभी हम होते ही नहीं। राज्य तो वह एक, आप कह दीजिए, एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसने समाज में प्राकृतिक न्याय जो चल रहा था उसको खत्म किया है। राज्य एक व्यवस्था का नाम है, हालांकि वो अलग बात है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। ठीक है, आपके अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डेड का ऑप्शन भी डाल दो ना सर। अखिलेश जी, आपकी बात को पूरा टेक्निकल टीम देख रही है। आपके हर प्रश्न, देखिए साथियों, ये एक्स्ट्रा क्लास है, ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है। आपके हर प्रश्न पर जवाब देने के लिए टेक्निकल टीम वॉच डॉग की भांति इन सारी बातों को वॉच कर रही है। आपके जो प्रश्न जो मुझसे जुड़े हुए होंगे उस पर मैं तुरंत आपसे क्लास में बात करूंगा साथियों, और जो टेक्निकल जो प्रश्न है उनका जवाब टेक्निकल टीम देगी। आप चिंता मत कीजिए, आपका हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। सरकार कितने प्रकार की है, ये तो अपना प्रश्न है, आगे आने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सरकार करती क्या है, सरकार करती क्या है, कितने कार्य करती है। तो जवाब है, सरकार लोक कल्याण करती है। ठीक है, एकदम बात सही है, सरकार लोक कल्याण करती है। सरकार का काम ही लोक कल्याण करना है, सरकार बना ही हमने इसीलिए है। ठीक है, हाँ, सुमन जी ने जवाब दिया, अगर राज्य नहीं होगा तो हम कैसे होंगे। एकदम, हम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ राज्य है, देश। साथियों, बात को समझ में आ गया। इसीलिए तो साथियों, एक अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। आप लोग जानते हैं ना, आजकल एक बहुत शब्द चर्चा में, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह। कभी सोचा है, एक शब्द है राजद्रोह। सही शब्द क्या है? राजद्रोह। आया समझ में साथियों? अब अगर राजद्रोह शब्द को समझना है तो आपको राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है यह समझना पड़ेगा साथियों। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, ये कोई शब्द नहीं है हमारे पॉलिटी की भाषा में। हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या है? राजद्रोह। इन राजद्रोह जैसे शब्दों को समझने के लिए आपको यहां इन जड़ों में आना ही पड़ेगा साथियों। तो राज्य की स्थापना हमने क्यों की है? क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखना है साथियों। सरकार लोगों के कल्याण का काम करती है। सरकार जो कुछ भी करती है हमारे लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार जो कुछ भी हमारे लिए करती है साथियों, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मेरे सारे मित्र, हिंदुस्तान भर के सारे मित्रों से मेरा एक प्रश्न है, चाहे वो आप यूपी में है, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे एमपी में है, चाहे बंगाल, पंजाब, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो साथियों, मेरा आपसे एक प्रश्न है साथियों। क्या प्रश्न है? सरकार ये 3 काम ही क्यों करती है? सरकार 4 काम क्यों नहीं करती है? सरकार 2 काम क्यों नहीं करती है? सरकार ये 3 ही काम करती है। दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा कर रहा हूं। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा, मेरे सामने ये था कि सरकार कितने प्रकार की है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार का चाहे कोई प्रकार हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक हो, चाहे वो संसदात्मक हो, साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार का कोई स्वरूप हो, सरकार का कोई प्रकार हो, सरकार काम तो 3 ही करेगी। ना वो 2 काम करेगी, ना वो 4 काम करेगी, ना 2.25 करेगी, ना 3.25 करेगी। सरकार काम 3 ही करेगी। दुनिया भर में चाहे कैसे भी सरकार हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे अर्ध संसदात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, सरकार तो काम
तीन ही करेगी साथियों। सरिता जी ने एकदम सही जवाब दिया, तीन। तीन क्यों, तीन क्यों साथियों? तो इसका जवाब दे रहा हूं साथियों। सरकार में एक अंग ऐसा होता है जो तय करता है इस राज्य में क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं जब जब राज्य शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप समझ रहे हो ना, मैं देश की ही बात कर रहा हूं, भारत की ही बात कर रहा हूं, किसी देश की बात कर रहा हूं। सरकार का एक अंग होता है जो ये तय करता है क्या हो। सरकार का एक अंग होता है जो ये तय करता है कैसे हो। और साथियों, एक सरकार का अंग होता है जो इन दोनों पर निगरानी रखने का काम करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, चाहे आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले यूएस में चले जाइए, चाहे संघात्मक शासन व्यवस्था वाले यूएस में चले जाइए, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था वाले इंग्लैंड में चले जाइए, चाहे एकात्मक शासन व्यवस्था वाले इंग्लैंड में चले जाइए, चाहे आप चीन में चले जाइए, चाहे आप ईरान, इराक जैसे देशों में चले जाइए साथियों, सरकार है तो तीन ही है। क्या बात है, पूजा जी ने जवाब दिया क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और निगरानी। साथियों, सरकार का वह अंग जो ये तय करता है कि किसी भी देश में क्या होना चाहिए, उसे दुनिया भर में जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। आज मेरे साथी लोग, मेरे मित्र लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कभी और वापस इस चीज को देखने की आवश्यकता आप महसूस ही नहीं करें। इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में आए ही नहीं, ये राज्य क्या है, सरकार क्या, सरकार के काम तीन क्यों है। आज सारे प्रश्नों का जवाब देंगे साथियों, सारे प्रश्नों का जवाब आज ही अपने को क्लियर करना है। तो सरकार का वह अंग जो दुनिया के किसी भी देश में यह तय करता हो कि उस देश में क्या होना चाहिए, इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दैट इज व्यवस्थापिका माय फ्रेंड्स। सरकार का वह अंग जो यह तय करेगा कैसे हो। व्यवस्थापिका तो यह तय करेगी कि इस देश में क्या होना चाहिए, और सरकार का वह अंग जो यह तय करेगा साथियों कैसे होना चाहिए, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कार्यपालिका कहते हैं। वी हैव लेजिस्लेचर, नाउ वी हैव एग्जीक्यूटिव। व्यवस्थापिका क्या होना चाहिए? लोगों का कल्याण होना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, दलित और वंचित वर्गों का उत्थान होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए। ये तय करने वाले लोग कौन है? व्यवस्थापिका। भारत में इसे हम संसद कहते हैं, कहीं पर इसे डाइट कहते हैं, कहीं पर इसे ड्यूमा कहते हैं, कहीं पर इसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, कहीं पर इसे कांग्रेस कहते हैं, कहीं पर इसे पार्लियामेंट कहते हैं, कहीं पर इसे नेशनल असेंबली कहते हैं, लेकिन है क्या? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, यस। एक मेरे मित्र कह रहे हैं थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स को भी यूज कीजिएगा। यस यस यस, मैं इसको यूज करूंगा माय फ्रेंड्स। तो व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या करेगी? क्या होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या करेगी? उसको कैसे करना है ये तय करेगी। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज निगरानी, मतलब मॉनिटरिंग माय फ्रेंड्स। और सरकार का वह अंग जो ये तय करता है उसे हम जुडिशरी यानी न्यायपालिका कहते हैं। नाउ वी हैव गवर्नमेंट, देयर इज ए थ्री टाइप or three organ of the government. First is legislature, second is executive, and third one is judiciary. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और अक्सर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, एसएससी में प्रश्न बन जाते हैं, एसी असिस्टेंट कमांडर में प्रश्न बन जाते हैं साथियों। सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रश्न अपना ये, ऐसा क्यों? और पॉलिटिकल साइंस में इसे क्या कहा जाता है साथियों? साथियों, पॉलिटिकल साइंस में इसे शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स कहा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों कि ये शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। साथियों, अगर आज हमने ये सेपरेशन ऑफ द पावर्स सिद्धांत क्या है, क्यों है, कैसे है,
अगर नहीं समझा तो आपको हरगिज भी समझ में नहीं आएगा कि भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया या फिर इसके क्या मायने हैं, क्या मायने हैं। तो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का जो देने वाले जो व्यक्ति है वो है मॉन्टेस्क्यू। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है शासन व्यवस्था के 3 अंग होंगे और ये तीनों अंग साथियों अपना अलग अलग कार्य करेंगे, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे हम शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं साथियों। अगर दुनिया में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दुनिया में किसी भी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, इसका अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप देखिएगा वहां पर कि शक्तियों का पृथक्करण है कि नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक अंग बहुत ज्यादा हावी है, पार्लियामेंट हावी है, कार्यपालिका हावी है, ऐसा तो नहीं है कहीं। जो देश लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है साथियों, वहां ये तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। तो मेरे मित्रों ने एकदम सही जवाब दिया। मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। साथियों अब मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखने जा रहा हूं। सरकार, इसके 3 अंग, आप इसको डायग्राम को बना भी लीजिएगा। व्यवस्थापिका, अब आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, साथ ही साथ मैं भी प्रश्न आपसे पूछूंगा। व्यवस्थापिका के लिए हमने पहले अभी कहा था कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। साथियों जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। हमारे जो गरीब जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं, तो सरकार कहती है कि नहीं, इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया। साथियों लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना। फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग नाम हो सकता है, कहीं पर डाइट, ड्यूमा, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत, संसद, पार्लियामेंट, कांग्रेस नाम हो सकता है, लेकिन दुनिया की हर व्यवस्थापिका का मुख्य काम क्या है, कानून बनाना। द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर, कानून का निर्माण करना। साथियों दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लॉज इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उन कानूनों को लागू करना इस कार्यपालिका का काम है। अब देखिए साथियों, थर्ड है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका आपने कहा निगरानी रखती है, इस डायग्राम को आप जरूर बनाइएगा, मॉनिटरिंग करती है। किस बात की निगरानी रखती है, किस बात की निगरानी रखती है साथियों, इस प्रश्न का जवाब चाहिएगा। न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो कानून सही है या नहीं। अब मेरे मित्रों से आपसे सबसे मेरा प्रश्न है, आप मेरे को जवाब दीजिएगा, जो मित्र लाइव देख रहे हैं वो तुरंत मुझे जवाब दीजिएगा कि आपने कहा कि न्यायपालिका निगरानी रखती है, तो निगरानी किस प्रकार की? तो मैंने कहा न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो कानून सही है या नहीं है। तो मेरे लिए एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं और मुझे तुरंत जवाब चाहिएगा। आपने जवाब दे दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, वीडियोस के द्वारा भी और आज भी हो रहा है। साथियों फिर मैं एक इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछूंगा आपसे। न्यायपालिका जब किसी कानून को यह देखती है कि वह कानून सही है या नहीं है, तो न्यायपालिका किस आधार पर यह देखती है कि वह कानून सही है या नहीं है? न्यायपालिका किसी भी कानून की समीक्षा किसके आधार पर करती है, यह मेरा प्रश्न है। तो क्या बात है, क्या बात है, एक मित्र का प्रश्न आ गया है, संविधान के आधार पर। यस यस, न्यायपालिका जब किसी कानून की समीक्षा करती है तो वो ये देखती है कि वह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है।
वह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। एकदम मेरे मित्रों ने सही जवाब दिया। तो दूसरा प्रश्न भी इससे रिलेटेड है। क्या बात है, सांवर जी संविधान के आधार पर देखती है, अंशुल कह रहे हैं संविधान के आधार पर देखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल जी कह रहे हैं संविधान के आधार पर देखते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। देयर इज ड्यूल रोल ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की दोहरी भूमिका है और न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो मेरा सेकंड प्रश्न साथियों, सेकंड प्रश्न मेरा ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका, ध्यान से सुनिएगा, न्यायपालिका जब किसी कानून की समीक्षा संविधान के अनुसार करती है तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायपालिका जब किसी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है साथियों, तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, जवाब का इंतजार। आर्टिकल 13 एक मित्र ने लिखा, ठीक है, पर उसे कहा क्या जाता है साथियों? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। हाँ देवेश जी, आपका प्रश्न जो है, किसी कानून को बनाने से पहले देश की राय लेना जरूरी है क्या? देश की राय ले रहे हैं ना देवेश जी। कानून किसने बनाया? संसद ने। और संसद में कौन बैठे? जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, इसलिए राय तो ले ली गई है। दीक्षा ने आंसर दिया है, पंकज जी ने आंसर दिया है, अभिषेक जी ने आंसर दिया है, क्या बात है, पूजा जी ने आंसर दिया है। न्यायिक समीक्षा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, लिखना है। सारे प्रश्नों का आज मैं जवाब देना चाहता हूं, एक एक प्रश्न का जवाब। न्यायपालिका दो प्रकार की भूमिका। नंबर एक, किसी भी विधि की समीक्षा, किसी भी विधि की समीक्षा किसके आधार पर साथियों? जैसा आपने कहा, संविधान के आधार पर। किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। पवन जी न्यायिक पुनरावलोकन, अनंत जी न्यायिक समीक्षा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुमन जी भी कह रहे हैं न्यायिक समीक्षा। बता देता हूं होती क्या है। किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना। अब देखिए साथियों, आपने इसका नाम दिया न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो अब मेरा अगला प्रश्न भी आपसे तैयार है। आप प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा। आपने कहा एकदम सही है, किसी भी विधि की समीक्षा जब न्यायपालिका इस आधार पर करती है कि वह विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अभी मुझे कोई हाल ही का उदाहरण बता सकते हैं क्या? यस, न्यायिक पुनरावलोकन इसी को कहते हैं। क्या मुझे आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में किसी विधि की समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत करी है? और हाल ही में ऐसा कुछ आया है क्या? बताइएगा जरा। हाँ विजय जी एकदम सही कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत सबसे बढ़िया अगर कहीं पर है तो वो यूएसए में है। एकदम बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में किसी मामले में जुडिशियल रिव्यू हो रहा है क्या? बताइए जरा साथी। यह क्या बात है, क्या बात है। महिपाल जी कह रहे हैं कृषि कानून, एम के साहब कह रहे हैं 97 संविधान संशोधन। 97 नहीं मेरे भाई, 99। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं विवेक जी, चिंता मत कीजिएगा। कृषि बिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जोसेफ साहनीवाद, क्या बात है, मान गए साथियों। इसका मतलब आप बहुत ढंग से वीडियो आपने देख रखे हैं। बस मैं यही चाह रहा हूं कि आप हमारे जो वीडियोस जो अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरी में, आप जिस कोर्स में जुड़े हुए हैं उनके वीडियोस देखिएगा और फिर इन क्लासेस को देखिएगा। ये स्पेशल है, एडिशनल है। आज थोड़ा सा सबरीमाला, एकदम सही कह रहे हैं। आज तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग उसमें एडिशनल क्या होगा, स्पेशल क्या होगा, इस बात को करेंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछे, सबसे बढ़िया जो जवाब दिया पवन जी ने दिया है। मान गए पवन जी। पवन जी ने कहा 102वां संविधान संशोधन, मान गए। सुन लीजिए साथियों, एक एक जो आपने जवाब दिए उन सब का मैं जवाब दे रहा हूं वापस। मैंने कहा न्यायपालिका की भूमिका क्या है?
संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना। इसे हमने क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू। आपने जो जवाब दिया एक एक करके मैं ले रहा हूं। साथियों, आपको याद होगा 99वां संविधान संशोधन भारत की संसद के द्वारा किया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया। लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को संविधान के विरुद्ध मानते हुए उसे रद्द कर दिया गया। इसी को हम साथियों क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर जब न्यायपालिका करती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। मेरे साथियों, एकदम सही जवाब दिया 99 का। लेकिन मुझे पवन जी का जवाब सबसे अच्छा लगा। इसलिए लगा क्योंकि पवन जी ने अब लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनके दिमाग में है। साथियों, बात रख रहा हूं मैं, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 102वां। साथियों, 102वां संविधान संशोधन जो किया गया, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है और किस तरह से ये क्लास एडिशनल है, किस तरह से ये क्लास स्पेशल है, किस तरह से ये क्लास नई है, किस तरह से इस क्लास में नए नए मुद्दों पर, करंट मुद्दों पर चर्चा करनी है, उसी पर मैं जा रहा हूं जिसकी और पवन जी ने इशारा किया था। साथियों, मोदी जी की सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में ये 102वां संविधान संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, एक अनुच्छेद 338 बी और एक अनुच्छेद 342 ए। देखिए, यही तो लेटेस्ट बातें हैं जो अपने को इन क्लासेस में करनी है, एडिशनल स्पेशल क्लासेस में। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि सारी बातें तो आपने वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में देख ली है, अब पढ़िएगा। साथियों, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल संविधान में जोड़े गए, एक है अनुच्छेद 338 बी, दूसरा है अनुच्छेद 342 ए। और मैंने कहा न्यायिक पुनरावलोकन का लेटेस्ट एग्जांपल दीजिए जो पवन जी ने दिया। कैसे दिया जरा देखिएगा। 338 बी के द्वारा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसकी ओर विजय जी इशारा कर रहे हैं। बात एकदम सही है। 1992 में इंदिरा साहनीवाद के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था साथियों, लेकिन वह संसद के कानून के द्वारा गठित किया गया था, संवैधानिक आयोग नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं था। तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, राइट। इसके अलावा साथियों एक अनुच्छेद ये भी जोड़ा गया 342 ए। अनुच्छेद 342 ए क्या कहता है? प्रवीण जी गोयल साहब कह रहे हैं हम पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है प्रवीण जी? आप जिस क्लास में आपने कोर्स ले रखा है उसमें लाइब्रेरी में जाइए, पहले वो पढ़ेंगे, तब ये स्पेशल और एडिशनल क्लासेस का आनंद आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको अवेलेबल हो रखी है उसको पढ़िएगा, तब मजा आएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। 342 ए, 342 ए के तहत बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया, राष्ट्रपति जी को दे दिया गया। आपको आगे बताएंगे साथियों। 341, 342 भी, 341 ये कहता है किसी भी जाति को एससी में राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा शामिल किया जाएगा। 342 ये कहता है किसी भी जाति को एसटी में राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा शामिल किया जाएगा। अब किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना, ओबीसी में शामिल करने वाला पावर भी राष्ट्रपति को दे दिया। ये ईडब्ल्यूएस वाला मामला नहीं है, ओबीसी की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 342 ए नाम का अनुच्छेद जोड़कर किसी भी जाति को किसी भी राज्य में पिछड़े वर्ग में शामिल करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को दे दी गई साथियों। ये 102वां संविधान संशोधन। अब देखिए साथियों, कुछ दिन पहले आपने कोर्स लिया है ऐसा मेरे मित्र कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, हम भी वैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोई बीच में टॉपिक नहीं उठाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। आप हमारे जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो उपलब्ध है उसमें एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिन मित्र ने प्रश्न पूछा, और फिर इन एडिशनल क्लासेस को पढ़िएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिली है, ये सब टेक्निकल टीम देख रही है, आपका जवाब मिल जाएगा। अब जरा देखिएगा साथियों 342 से। साथियों, अभी हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया 102वें संविधान संशोधन को। हमारा न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करता है, ऐसा मैंने आपको कहा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। लोगों ने 102वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि यह संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और यह संविधान के अनुकूल नहीं है। साथियों, आप जानते होंगे कि भारत में संघात्मक ढांचा है। यहां पर एक सरकार केंद्र सरकार है, दूसरी सरकार राज्य सरकार है। राज्य सरकारें अब तक इस संविधान संशोधन से पहले तक किसी भी जाति को अपने हिसाब से ओबीसी में शामिल करती रही है। 102वें संविधान संशोधन के बाद किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना अब राष्ट्रपति के हाथ में चला गया है। ये जो नया संशोधन हुआ उसको कोर्ट में साथियों चैलेंज किया गया है। इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और अभी 4 दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साथियों भारत सरकार को नोटिस देकर यह पूछा है कि ये क्या किया आपने। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो एक मित्र पूछ रहे 102वां संविधान संशोधन क्या? साथियों, यही तो है 102वां संविधान संशोधन जिसके बारे में मैंने बात की। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी ऑलरेडी है। जो भी आपने कोर्स ले रखा है उसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस साथियों उपलब्ध करवा रखी है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप वो पहले देखें रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके बाद में ये स्पेशल और एडिशनल क्लासेस देखें। इसमें मैंने खासियत बताई, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको मैं भी देख रहा हूं, टेक्निकल टीम देख रही है। साथ ही साथ करंट, जैसा कि मैंने कहा 102वें संविधान संशोधन, आज की क्लास का सबसे लेटेस्ट जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है। आरएस मेंस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग प्री ओरिएंटेड है। तो ये एक तो एग्जाम्पल हुआ साथियों न्यायिक पुनरावलोकन का जो लेटेस्ट है। दूसरी बात साथियों, कृषि कानून की बात हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ सके। साथियों, आप लोग जानते हैं माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा कृषि के संदर्भ में 3 कानून बनाए हैं, उसको लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया। साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी विधि को अगर आप कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले आधार 102वां संविधान संशोधन वापस समझाए, अभी बताता हूं। किसी भी विधि को अगर आप कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं साथियों, तो आपको आधार क्या बतलाना पड़ता है? संविधान, जो विषय अपने को आज पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो अभी कृषि कानून को चैलेंज किया गया है। कृषि कानून को भी इसी वजह से चैलेंज किया गया है कि मोदी जी की सरकार ने संसद के माध्यम से ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये 3 कानून हमारे संघात्मक ढांचे के विरुद्ध है। हमारा संविधान कृषि को राज्य सूची के विषय में डालते हैं, ऐसा वो चैलेंज करने वाले कहते हैं। तो राज्य सूची के विषय में डालते हैं तो आपने यह कानून कैसे बना दिए? अब न्यायपालिका कृषि कानूनों की संविधान के आधार पर जो समीक्षा कर रही है उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं साथियों। फिर एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि इसको 49 अनुच्छेद 49 को कृषि कानून से जोड़कर बताएं। मैं 49 को कैसे जोड़ सकता हूं? आर्टिकल 49 में ऐसी बात कुछ है ही नहीं साथियों। आर्टिकल 49 का कृषि से कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 49 भी पढ़ेंगे जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। आप शायद जानते होंगे आर्टिकल 49 में ये लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, जो स्मारक है, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। साथियों, कृषि जो कानून है जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कोई संबंध 49 से नहीं है। उसका संबंध जिस अनुच्छेद से है दैट इज साथियों 48A 48A। देखिए, मैं आपके प्रश्नों को बहुत बारीकी से देख रहा हूं। मेरे जो मित्र 49 पर अटके हुए हैं वो अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। कृषि कानून का 49 के साथ कोई संबंध नहीं है। आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। हाँ कृष्णा जी 48 मत बोलिएगा, कृष्णा जी रावत 48 मत बोलिए, यस इसको 48A बोलिएगा। अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 48 दोनों बोलिएगा। अनुच्छेद 48A तो हो गया पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में, और अनुच्छेद 48 जो है बेसिकली संबंधित है कृषि कानून से। क्योंकि देखिए साथियों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, अनुच्छेद 48 सही कह रहे हैं, 48 और 48A दोनों पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में 48A, और 48 जो है वो कृषि से संबंधित है। साथियों, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है राज्य कृषि को बढ़ावा देने हेतु
राज्य कृषि में सुधार हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा। वर्तमान की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो कह रही है कि अनुच्छेद 48 में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्य कृषि में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा, इसलिए हमने ये संविधान में संशोधन किया, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा मोदी जी की सरकार कह रही है। लेकिन जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है राज्य सूची का विषय है, संविधान का जो सिस्टम है संघात्मक ढांचे का, उसका उल्लंघन है। न्यायपालिका इन सब की क्या कर रही है, समीक्षा कर रही है साथियों। इसी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे। 48 और 48A, 48 तो हो गया साथियों कृषि और 48A पर्यावरण संरक्षण। 49 नहीं है, 49 नहीं है, 49 नहीं। कृषि कानून क्या है इसको अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं साथियों, अभी कृषि कानून का विषय नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती रहती है। अब साथियों आपको ये बात तो समझ में आ गई कि राज्य जो है क्या देखता है, संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की समीक्षा करने का काम न्यायपालिका करती है संविधान के आधार पर। अब प्रश्न खड़ा हुआ, ये संविधान है क्या? साथियों लगभग 1.25 घंटा हो गया है मुझे आप लोगों से बातचीत करते हुए। मैंने बैकग्राउंड बनाया किसके लिए? संविधान को समझने के लिए, संविधान शब्द को समझने के लिए। तो संविधान की जो अवधारणा है साथियों, उसका ये बैकग्राउंड तैयार हुआ। अब प्रश्न खड़ा होता है, 2 प्रश्न खड़े होते हैं। संविधान क्या है? आप बार बार कह रहे हो कि संविधान के आधार पर न्यायपालिका किसी भी विधि की समीक्षा करती है, तो ये तो बता दो संविधान है क्या? तो साथियों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी आपसे राह चलते कोई प्रश्न पूछ ले तो संविधान क्या है इसका जवाब लिख दीजिएगा। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय मतलब ग्रुप को संविधान कहा जाता है। ठीक है साथियों, आप बोल के भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे तो बोर्ड पे भी लिखवा सकता हूं। क्या लिखेंगे? संविधान क्या है इसका मतलब लिख दीजिएगा। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु, किसी भी व्यवस्था को, हाँ सेकंड पॉइंट भी बताएंगे, अभी चिंता मत कीजिए। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु विधियों का संग्रह, वेरी नाइस, सुनील जी कह रहे हैं कानूनों का संग्रह, एकदम बात सही है। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों का संग्रह, विधियों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है साथियों। आलोक जी कह रहे हैं संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? अभी मैं जवाब दूंगा आलोक जी। आपने ये लिख दिया संविधान क्या है? साथियों संविधान का क्या मतलब है इसको जरा देखिएगा। हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे घर में हमारी व्यवस्था को संचालित करने हेतु हमारे घर में जो भी नियम कायदे बनाए गए, वो नियम कायदों का जो समूह है वो हमारे घर का क्या कहलाता है साथियों? संविधान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश को, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो नियम कायदे जो बता रखे हैं, उन्हीं नियम कायदों को हम लोग क्या कहते हैं? उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? संविधान कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो संविधान क्या है इसका मैंने मतलब आपको बताया। अब साथियों संचालित मतलब ऑपरेट करना, संचालित मतलब चलाना, उसको रन करना। ठीक है, नियम कायदे, कस्टम्स, परंपराएं, इन सब का जो समुच्चय होता है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। और संविधान किसी देश का हो ये कोई जरूरी नहीं है। उत्कर्ष का भी एक संविधान है, आपके घर का भी एक संविधान है, आप किसी संगठन के सदस्य हैं उसका भी एक संविधान है। ठीक है, ओके। अब साथियों न्यायपालिका की दोहरी भूमिका का जो दूसरा पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं, और अभी मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका में एक आपने कहा न्यायिक पुनरावलोकन। तो मेरा आपसे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जल्दी से जवाब दीजिएगा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख है? जवाब दीजिएगा। प्रश्न 50 बार पूछा जा चुका है। इन विच आर्टिकल न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब दीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दूसरा पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। पहले तो मुझे यह बताइए, जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है साथियों? एक मित्र ने बताया अनुच्छेद 32, एक मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 13, अभिषेक जी बता रहे हैं, संजीव कुमार जी बता रहे हैं 13। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 14, अनुच्छेद 14 भी बता रहे हैं। सरिता जी ने 50 बार अनुच्छेद 13 लिख दिया है, क्या बात है। राम अवतार जी अनुच्छेद 13, नेहा सिंह जी अनुच्छेद 13, ग्यावराम जी अनुच्छेद 13, लोकेश जी अनुच्छेद 13, अरुण जी अनुच्छेद 13। तो मेरे भाइयों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने जवाब दिया अनुच्छेद 13। इसका मतलब आपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी नहीं है। My friends, you should be very aware about all these things that judicial review, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए माय फ्रेंड्स, और जो 137 कह रहे हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू जैसे शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, नहीं है, ऐसा चंपालाल जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। There is no clear-cut mention judicial review in the Constitution of the India, my friends. You should be aware about all these things. And now you are saying that Article 13 is the constitutional base of the judicial review. But I am asking about, शब्द पूछ रहा हूं कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। शब्द किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है साथियों, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। ये ध्यान रखिएगा, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब किसी भी अनुच्छेद में नहीं। मैंने कहा कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। आर्टिकल 13 की जो बात आप कर रहे हैं, आर्टिकल 13 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू माय फ्रेंड्स। मैंने तो पूछा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद 13 केवल क्या है? आधार है। और मेरे दोस्तों, जो यस पंकज जी आप सही कह रहे हैं, किसी में उल्लेख नहीं है। जो मेरे दोस्त 137 कह रहे हैं, अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137, माय फ्रेंड्स, आर्टिकल 137 इज रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ द जजमेंट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ द जजमेंट माय फ्रेंड्स। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये क्या? संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। एंड जो मेरे दोस्त अनुच्छेद 137 का उल्लेख कर रहे हैं, दैट इज रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू ऑफ द जजमेंट इज डिफरेंट थिंग माय फ्रेंड्स। रिव्यू ऑफ द जजमेंट का मतलब है न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है तो न्यायपालिका खुद उस निर्णय की समीक्षा अगर करे तो उसे हम निर्णय की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द जजमेंट कहते हैं। और मेरा प्रश्न किससे रिलेटेड था? जुडिशियल रिव्यू से संबंधित था मेरे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, न्यायपालिका की दूसरी क्या भूमिका है साथियों? न्यायपालिका अपनी दूसरी भूमिका में यह देखती है, पहली भूमिका न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, और दूसरी भूमिका में न्यायपालिका ये देखती है कि कार्यपालिका ने, जिसका काम था व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, कार्यपालिका ने उन कानूनों को लागू किया है या नहीं किया गया है, इसे देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है। न्यायपालिका का दूसरा काम क्या है जरा देख लीजिएगा, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको भी लेंगे। 9 बजने वाली है जरा, सर वापस बताएं। ओके, मैं वापस बता देता हूं। माय फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू दैट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ द जजमेंट। जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई भी शब्द
संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आई टोल्ड यू अर्लियर। हाँ, अनुच्छेद 13 आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। बट मेरा जो आपसे प्रश्न था, मैंने कहा कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। क्लियर? नाउ एक मित्र ने कहा सर व्हाई नॉट आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 क्यों नहीं? अरे मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 137 रिव्यू ऑफ द जजमेंट की बात करता है, जिसे हिंदी में निर्णय की समीक्षा करना कहते हैं। रिव्यू ऑफ द जजमेंट का मतलब है न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है उसकी वह खुद समीक्षा करता है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है संसद ने जो विधि बनाई है उसकी समीक्षा न्यायपालिका संविधान के आधार पर करे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरी बात को आप लोग समझे? तो दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, तो आप थोड़ा सा देखिएगा इसको जरूर। ओके, वीडियो मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। रेखा जी, व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट आर्टिकल 246 हियर? वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल आफ्टर सम टाइम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, अभी वो सारी बातें अपने को यहाँ नहीं करनी है जो आगे आने वाली है। तो एक मित्र ने पूछा न्यायिक पुनरावलोकन कितनी बार हुआ? हजारों बार हुआ, सैकड़ों बार हुआ मेरे दोस्तों। किसी भी विधि की समीक्षा अगर न्यायपालिका करती है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हजारों बार, ये उसका काम है, हजारों बार हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात पढ़ ले। न्यायपालिका की दूसरी क्या भूमिका है? मैंने कहा कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू करना। ठीक है साथियों, विधि को लागू करना। न्यायपालिका ये देखती है कि कार्यपालिका जिसका काम है, अरे अंग्रेजी मुझे नहीं आती, चिंता मत कीजिए सरिता जी, संजू जी। मैं तो अंग्रेजी में केवल उन मित्रों के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो हमारे अंग्रेजी विषय के साथ में या अंग्रेजी मीडियम के साथ में है। बाकी मैं हिंदी में ही बोलूंगा, चिंता ना करें, मुझे खुद को भी अंग्रेजी नहीं आती वैसे। न्यायपालिका का दूसरा काम क्या? कार्यपालिका का काम क्या? कानून को लागू करना। कार्यपालिका उस कानून को उस भावना के अनुरूप लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कार्यपालिका उस कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कार्यपालिका को वह कानून लागू करने का क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? न्यायपालिका का दूसरे कार्य के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। तो वापस बता दूं, न्यायिक पुनरावलोकन संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के अनुसार करना, एक। दूसरा, कार्यपालिका उस विधि को सही ढंग से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना न्यायपालिका का दूसरा काम है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब संविधान क्या है ये मैंने बता दिया। आज अब बात कर लेते हैं संविधान का अर्थ अपना हो ही गया है और टाइम भी अपना पूरा हो गया है, तो ठीक है आज इतना ही बात कर लेते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग संविधान के प्रकार भी देख लेंगे, संवैधानिक इतिहास की जब बात करेंगे तो संविधान वाद भी कर लेंगे। आप लोगों को ये मेरी बातें कैसी लग रही है, आज की ये क्लास कैसी लगी है, आप जरूर साथियों कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें अपडेट करते हैं, आपके कमेंट हमें सुधारने का मौका देते हैं। और मैं फिर कह देता हूं साथियों, ये क्लासेस एकदम विशेष कर आपके लिए लाई गई है। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, इसका एक विशेष मौद्रिक उद्देश्य नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है एडिशनल हो, स्पेशल हो, करंट के साथ आपको अपडेट कर दिया जाए, आपके प्रश्नों के जवाब हाथों हाथ दे दिए जाए। आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न आते हैं उसका जवाब देना चाहते हैं। इसलिए साथियों आज तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया। अगली क्लासेस में आप अपने प्रश्नों को जरूर तैयार रखिएगा। आपको हर बार ये बताया जाएगा कि अगली क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि जिस तरह से सहयोग आप पिछले 1.5 घंटे से दे रहे हैं, आपके अच्छे प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न का जवाब देंगे। ऐसा साथियों मुझे नहीं आया किसी प्रश्न का जवाब, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगूंगा।
पढ़कर आऊँगा और बेहतर ढंग से और आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप साथ देते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।